वेलकम टू जीके मॉन्क। आज की डेट है 1 जुलाई और आज हम लोग ये सारी पांच चीज़ें डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल, नेशनल न्यूज़, सेकंड में फैक्ट जितने प्रीलिम्स के आते हैं वो सारे एडिटोरियल के पहले डिस्कस कर लेंगे हमेशा की तरह, और क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाता है। और एक क्वेश्चन दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, आपको अटेम्प्ट करना है। एक न्यू डिस्कशन चैनल बनाया है मैंने, उस पर आप अपने क्वेश्चंस भेजो, जैसा भी लिख सकते हो उसको लिख करके भेजो और उसको मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा उसी में। और लास्ट में हम लोग वो कैप्स देखेंगे जो भी आज के एडिटोरियल्स में आए हैं। एडिटोरियल्स आज हम लोग चार देखेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल रेड हॉट एडिटोरियल है। आपको जैसे पता है यूपीएससी के लिए और या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन से रिलेटेड जितने भी जो सोशल जस्टिस के जितने भी जो मुद्दे हैं वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर साल एक दो क्वेश्चन आता ही है आपको। तो इस अभी जो ये यूएन रिपोर्ट आया है, यूएनएफपीए रिपोर्ट, उसके अंतर्गत इंडिया का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। इंडिया और चाइना मिला करके 90-95% का जो है भ्रूण हत्या होता है पूरे ऑल ओवर ग्लोब में। और वो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या कॉजेज हैं, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। इसमें ना ही सिर्फ द हिंदू में बहुत छोटा सा आर्टिकल दिया है, मैंने इसको द वायर और लाइव मिनट के साथ मिक्स करके एक रिपोर्ट बनाया है आपके लिए। तो आप ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड, मनरेगा के ऊपर किस तरह से उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जा सकती है, उसके ऊपर आर्टिकल है। थर्ड, किस प्रकार से पोर्ट्स जो हमारे इंडिया में काफ़ी पुराने हैं और आउटडेटेड हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग को अपग्रेड करना होगा और डिजिटलाइज कर देना होगा। क्योंकि अभी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है तो 6 से 7 दिन उसमें प्रोसेसिंग में लगते हैं, पेपर वर्क्स में लगते हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज, इनफैक्ट चाइना बहुत जल्दी कर लेता है। यूरोपियन यूनियन में इटली जैसे कंट्री है, इटली में सिर्फ एक दिन में सारा कुछ हो जाता है। तो उसके ऊपर ऊपर जो हमारा आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ, हमारा कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइनीज ऐप। जो चाइनीज ऐप 56 ऐप्स जो हमारा कल बैन हो गया भारत सरकार के द्वारा, उसको 48 आवर्स की क्लेरिफिकेशन टाइमिंग दी है भारत सरकार ने। उनको कहा गया है कि आप जो भी प्रकार से आप अपने सिक्योरिटी इश्यूज हम लोग जिससे हमको दिक्कत है वो अब क्लियर अप कर देते हो, अगर क्लियरिफाई कर देते हो 48 आवर्स के अंदर, तो हम लोग आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे। उसके ऊपर आर्टिकल है। नेशनल न्यूज़ में दो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एक और है वो मैं इसमें लिखा नहीं, लास्ट में इसको बताऊंगा। वो एक न्यू प्लांट स्पीसीज जो है वो पाया गया है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और दो है जो जिसमें एक आरटी-पीसीआर जो टेस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो कोरोना वायरस के जो फास्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उसके वो किस प्रकार से आपके लिए घातक भी हो सकती है, क्या क्यों अच्छा भी है, उसके बारे में हम लोग सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट एक और टॉपिक जो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत तुरंत में हो जाए। तो प्रीलिम्स में हम लोग आज 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडिटोरियल से उठाए हुए हैं। वॉश, जो वाटर एंड हाइजीन वाला जो एक प्रॉपर एक प्रैक्टिस है जो हम लोग को चला आ रहा है पिछले 2 साल से, इसके ऊपर एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है, लेकिन अभी फिर से ये बहुत रेलिवेंट हो गया पैंडेमिक की वजह से। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है वॉश, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिनेंस कमीशन क्या होता है आपको पता होगा, रिवाइज कर लेंगे एक बार। बेटी अपना धन, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन ये यूएन रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन है कि इंडिया में ये योजना चल रहा है। तो जिस वजह से इसको डिस्कस करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यूएन में अगर रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए, और अगर यूएन रिपोर्ट में ये आपके जैसे ग्लोबल रिपोर्ट में अगर आपके इंडिया का इस वाले योजना का अगर मेंशन है तो वो बहुत ज़्यादा रेड हॉटेड हो जाता है। फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखनी चाहिए, और किस प्रकार से इंडिया जो है अभी, पहले तो सिर्फ मुंबई और दिल्ली को देखता था, मतलब कंसिडरेशन में जाते थे हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब दो और सिटीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो अभी प्रधानमंत्री ने चालू करा है कुछ दिन पहले, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर, ये हमने पहले भी देखा था, एक बार रिवाइजन रिवीजन हो जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें कि यूएनएफपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1967 में एज अ ट्रस्ट। उस समय ये यूनाइटेड नेशन का शायद पार्ट नहीं था। बाद में 1987 में ऑफिशियली रीनेम किया गया इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से जो है इसका जो ओरिजिनल जो नाम था यूएनएफपीए, उसको फिर से रिटेन करवा दिया गया। इसके बाद क्या देखें कि यूएनएफपीए जो है वो एक्चुअली जो सब्सिडियरी है यूनाइटेड नेशन असेंबली का, जो यूनाइटेड नेशन असेंबली में और भी बहुत सारे सब्सिडियरी हमने एक दिन डिस्कस भी करा था। तो
इसके अंदर लेकिन जो बजट है यूनाइटेड नेशंस का वो यूज़ नहीं होता है। इसके अंदर जो पैसे आते हैं वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट सेक्टर जो डोनेट करते हैं या फिर फाउंडेशन या फिर कोई इंडिविजुअल अगर डोनेट करता है उसके अंदर, वहाँ से ये सारे कुछ इसके जो पैसे वो आते हैं। और ये काम जो करता है वो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो कि हेल्थ के ऊपर है, और नंबर 4 जो कि एजुकेशन के ऊपर है, और नंबर 5 जो कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है, उसके ऊपर काम करता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक और ये संस्था हो जाता है। तो चलिए आर्टिकल के ऊपर आते हैं जो हमने आज 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके बनाया है। द हिंदू में काफ़ी छोटा-सा टॉपिक था, लेकिन ये चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस वजह से हमने इसको 3 न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके बनाया है, द वायर, लाइव मिंट और द हिंदू। देखते हैं इसको होलिस्टिकली। तो ये बताता है आर्टिकल में कि 9 अगर फीमेल आप लेते हो, उसमें से 1 फीमेल ग्रसित होती है पोस्ट नेटल सेक्स सिलेक्शन की वजह से, जिसमें जो 5 साल की पहले जितनी भी बच्चियां होती हैं 5 साल से नीचे की, उसमें से 9 में से 1 बच्ची जो है इससे ग्रसित होती है। और ये होता है क्योंकि जेंडर बेस्ड सिलेक्शन जो आपको सबको पता है। फिर पोस्ट बर्थ फीमेल मोर्टालिटी, बहुत लोग जो है कि जन्म के बाद मतलब नहीं जिंदा रह पाती हैं वीकनेस की वजह से या फिर किसी और वजह से, और कुछ लोग जो हैं कि उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो इस वजह से ये 1/3 जो है वो मतलब अगर पूरा 100% देखो तो उसमें से 2/3 जो है वो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन की वजह से उनकी मौत होती है, और 1/3 जो होता है वो पोस्ट बर्थ फीमेल मोर्टालिटी की वजह से होता है। प्रेफरेंसेस जो है मेल चाइल्ड का, ये बहुत दिन पहले से चला आ रहा है हमारे देश में, और भी कुछ देश में अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा होता है, साउथ एशियन कंट्रीज में भी ऐसा होता है। तो जो डाटा दिया है यूएन रिपोर्ट ने, उसने उसमें इंडिया का जो है वो काफ़ी ऊपर है। आप देखिए कि पाकिस्तान और ये सब जो है वो कंट्रीज वो सब भी बहुत नीचे हैं, उनका अंडर 3 है, लेकिन इंडिया में जो है वो मतलब जो बिलो 5 ईयर्स की जो बच्चियों का जो डेथ होता है वो 11 मतलब 13.5% है आपका पिछले 5 साल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता वाला इशू हो जाता है, और बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कहता है कि चाइना और इंडिया टुगेदर अगर आप दोनों को मिला लो, तो एक तो ये भी रीज़न है कि इनके पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब आपके कोई भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो ऊपर न्यूमरेटर अगर थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा वैसे भी होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर्स ज़्यादा होंगे, तो जिस वजह से जो है कि परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो चाइना और इंडिया टुगेदर मिला के 90 to 95% जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आता है, जिसमें कि ऐसा प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन वाला जो होता है मोर्टेलिटी वो देखा जाता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्लोबली जो नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन मतलब जो आ नहीं पाई या फिर जिनकी मौत हो गई, तो पास्ट 50 साल में वो डबल हो चुका है। मतलब इससे पहले थोड़ा कम हुआ होता था, लेकिन उस अभी वो डबल हो चुका है। उसके कॉजेज जो है 5 मिले मिले मुझे, वैसे नॉर्मल तो लिख ही सकते हो आप, लेकिन ये 4-5 जो हैं वो काफ़ी जो एडिटोरियल में काफ़ी अभी रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को मिला है वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहला है इलिटरेसी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत रेयर है वुमेन में, और अब जो है थोड़ा बहुत प्रिवलेंट होता भी जा रहा है, लेकिन अभी तक भी 51% जो यंग वुमेन है उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलता है। 40% 47% जितने प्राइमरी एजुकेशन उनको सिर्फ मिलता है, और 18 साल से पहले उनकी मैरिज हो जाती है। 29% ऑफ यंग वुमेन जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ाई करती हैं। उसके बाद 4% जो है वो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो पढ़ाई करती हैं, और उनका भी जो है 18 साल से पहले शादी हो जाता है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। कॉजेज 2 क्या है? पॉवर्टी। बिकॉज़ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो जो पेरेंट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी जो शादियां कर देते हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई धन वाला वो कॉन्सेप्ट जो है वो सीन चलता है। तो जिस वजह से सरकार ने भी बहुत सारे इश्यूज और कदम उठाए हैं ग्लोबली, जैसे कि कैश ट्रांसफ़र बहुत सारे देशों में होता है। जो कैश ट्रांसफ़र तभी होगा अगर आपकी स्कूल की अटेंडेंस रेगुलर होगी, और दूसरी तरफ वो जो कॉस्ट है वो आपके स्कूल के फीस के लिए, बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और दूसरे सप्लाइज के लिए यूज़ हो सकता है। 500 रुपीज़ पर मंथ का है, मतलब ऐसा देखा जाता है। इंडिया में भी कहीं कहीं पे होता है ऐसा, और बाहर में भी होता है। इंडिया में जो रिपोर्ट में मेंशन है, अपनी बेटी अपना धन के ऊपर
बातचीत हुई है रिपोर्ट के अंदर। तो उसमें क्या होता है, अपनी बेटी अपना धन, इसके ऊपर अब मैंने एक आगे बनाया है, वो रिपोर्ट आप आगे से देख लो। तो मतलब 1-2 मतलब यहाँ पे स्लाइड लगाना भूल गया, और शायद 1-2 के बाद 1-2 स्लाइड के बाद आएगा। मैं वैसे बताता हूँ आपको, उसमें क्या होता है, जब भी कोई बच्ची जन्म लेती है, तो उसके बाद उसके लिए सरकार जो है कुछ फंड डिपॉज़िट कर देती है, जो कि उसके 18 साल होने के बाद वो उससे विथड्रॉ कर सकती है, और वो 25,000 उस समय तक बन जाता है। और उसको वैसे भी हर मंथ जो है उसके लालन पोषण के लिए आपको 500 रुपीज़ वैसे मिलता रहता है लगातार से। लेकिन इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, सिर्फ़ वही लोग इसके लिए वैलिड हैं। और उसमें जो भी उनका जो प्रोसेस है उनका एनरोलमेंट का, उसमें आधार कार्ड वो सब सारा कुछ होता है। थर्ड कॉज क्या है, जेनिटल म्यूटिलेशन। जेनिटल म्यूटिलेशन मतलब थोड़ा सा वियर्ड है, इसको पेपर में आप लिख सकते हो। इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे ग्लोबल लेवल पे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में और इंडियन कंट्रीज़ में और कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। 33,000 गर्ल्स जो हैं 18 साल से नीचे, उनको फ़ोर्स किया जाता है मैरिज के लिए, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों का मतलब लोगों से उनकी मैरिज होती है। और ये जो जेनिटल म्यूटिलेशन जो है, उसमें क्या होता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे मतलब कुछ उसमें कट्स किए जाते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे रिलीजियस धारणाएं हैं उसके वजह से, या फिर कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिसके वजह से कि इसलिए कहते हैं वो लोग कि करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो इससे क्या होता है कि वो उनका मानना है कि सेक्सुअल जो इमोशंस हैं वो कम होते हैं, और जो प्योरिटी और मॉडेस्टी वाला, ब्यूटी वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो होता है। तो ये म्यूटेशन क्या होता है, जो मतलब WHO, यूनिसेफ और UNFPA, इन तीनों के रिपोर्ट में ये चीज़ आ चुका है, जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया और अदर इंजरी टू द फीमेल जेनिटिया ऑर्गन्स फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। और ये कहाँ-कहाँ पे होता है? अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, और बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ-कुछ, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये सारा कुछ होता है। ओवर 200 मिलियन वुमेन और गर्ल्स जो हैं 27 अफ्रीकन कंट्रीज़ में, फिर इंडोनेशिया में, इराक में, कुर्दिस्तान में, यमन, ये सारे जो कम्युनिटीज़ हैं इन सब में आजकल ये सब चीज़ देखा जाता है। ज़्यादातर जो एज है वो 15 से 49 एज के बीच में होता है, और या फिर 0 से 14 एज के बीच में होता है। ये क्यों किया जाता है? ज़्यादातर ये फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है, ताकि सोशल एक्सक्लूज़न ना हो, और भी जो है कि आपके सोर्स ऑफ ऑनर और ये सारा कुछ बातें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। फोर्थ कॉज़ क्या है? बायस्ड नेचर, जो आपको पता है कि सन्स प्रेफ़रेंस ओवर डॉटर। तो ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है, जिसके वजह से ये भ्रूण हत्या होती है। 140 मिलियन जो फीमेल हैं वो इसी वजह से मतलब मिसिंग है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजी। पहले ऐसा होता था कि बेबी को जन्म लेती थी वो, उसके बाद पता चलता था कि अच्छा ये गर्ल चाइल्ड है। तो बहुत बार लोग जो है कि दया की वजह से वो उसको देखने के बाद दया की वजह से उसको मार नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि क्योंकि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और ये सब सारा कुछ से पहले ही पता चल जाता है कि फुटेज जो है वो मेल है या फीमेल है। तो जेंडर की वजह पता चलने की वजह से बहुत सारे लोग उसको पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं। तो ये अभी भी जो है कि मतलब इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रीज़ में ये इल्लीगल हो चुका है। हमारे इंडिया में भी 25 इयर्स पहले ही इल्लीगल हो चुका था। लेकिन फिर भी अभी भी ये चीज़ मतलब चल रहा है, जिसके ऊपर मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने की अभी भी ज़रूरत है। ऐसा एक वुमेन एक्टिविस्ट जो है इंडिया में, पूनम मुर्तेजा, वो बताती हैं। और क्या बताती हैं कि इंडिया में जो सन प्रेफ़रेंस है वो इसलिए भी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी और सोशल कल्चर जो बायसेस हैं, जो डाउरी और ये सब सारा कुछ का चीज़, जिस वजह से भी काफ़ी ये चीज़ जो है वो हटाना बहुत मुश्किल है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एक ही कॉन्सिक्वेंस है, अगर लेडीज़ कम रहेंगी तो कल होके मेन को शादी करने के लिए वुमेन नहीं मिलेंगी, और जब वुमेन नहीं मिलेंगी तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मतलब कम हो जाएँगी, तो उनकी वैल्यू जो है काफ़ी बढ़ जाएगी सोसाइटी में, और इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब सारा कुछ भी जो है काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और
भी लॉन्ग टर्म इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस, जीडीपी पे इशू, और भी जो इश्यूज हैं, और फिर उनके ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, जो गर्ल्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स के इश्यू, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आपका डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा, जो कि आपके और भी ज़्यादा जो जितने जो लोग हैं, जो मेन हैं, उनकी जो शादियाँ या तो फिर डिले होंगी, और नहीं तो फिर उनकी शादी होगी ही नहीं, क्योंकि उनको स्पाउस ही नहीं मिलेंगी। तो ये है स्कीम आपका अपनी बेटी अपना धन योजना। ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में लॉन्च हुआ था। ये जो स्कीम है इसमें स्पेसिफिकली जो है 500 रुपया मदर को दिया जाता है उनके नॉरिशमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट जितने भी हों, जच्चा बच्चा दोनों के लिए। और 2500 रुपये जो है वो पहले जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होती है तो उसके बाद उनके नाम पर, बच्ची के नाम पर वो बैंक खाते में जमा हो जाता है, और वो जब 18 ईयर्स की जब हो जाती है तो वो 25,000 वहाँ से विड्रॉ कर सकती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बेसिकली ये जो चीज़ है वो लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। रेखा के ऊपर जी आर्टिकल लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी इन ब्रैकेट मार्क्सिस्ट जो पार्टी है, उसके एक पूर्व एमपी हैं, वो उन्होंने लिखा है। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मनरेगा जो है वो नया जो एक स्कीम आया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके दर पर इसको कमज़ोर या डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। मनरेगा को फुल कैपेसिटी में लाना चाहिए, अभी बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले देख लेते हैं मनरेगा क्या होता है, एक क्विक रिवीजन। साइलेंट फीचर्स क्या है कि इसमें रूरल हाउस होल्ड के लोगों को जॉब मिलता है, वॉलेंटरीली वो जा करके अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, और करीब करीब 100 दिन का उनको जॉब मिलता है। मतलब एट एन एवरेज तो 50 दिन तो मिलता ही है, लेकिन 100 दिन का प्रावधान है कि उनको मिलना है। अगर नहीं मिला जॉब तो उनका लीगल ऐसा राइट है कि उनको जो है कि अगर वो जॉब लेने गए लेकिन उनको जॉब नहीं मिला तो उनको उसका अलावेंस और उसका भत्ता मिलेगा घर बैठे बैठे। तो जॉब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मनरेगा वर्कर्स को। और इसमें क्रिएशन क्या क्या होता है, वही सब सारा कुछ कि रोड बनवा दिया, सभा घर बना दिया, या फिर तो आपके गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी जो ग्राम सभा वाला जो जो बिल्डिंग है वो बना दिया, या फिर और कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको खपा सके वहाँ पर उनको वर्क दे दिया जाता है। और जितने भी जो बेनिफिट वर्कर्स है उसमें शेड्यूल कास्ट के वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट के वर्कर उसमें काम करते हैं। एसटी वर्कर्स जो हैं वो 17%। मतलब ये सब सारा जो सक्सेस रेट है आपका काफ़ी ज़्यादा है। जॉब क्रिएशन जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा सोशल जॉब क्रिएशन वाला एक ये स्कीम है हमारा। और सेम ऐसे ही एक नया नाम से चेंज होकर के आ गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें क्या क्या न्यूज़ है, ये अभी जो कुछ दिन पहले आपका तेलिहर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से 20 जून को आपके प्रधानमंत्री ने ये चीज़ हमारे लॉन्च किया है। इसके की पॉइंट्स क्या-क्या हैं? इसमें भी जो है माइग्रेंट वर्कर्स को जो है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनको वर्क दिया जाएगा, और 125 दिन का इनको, उसमें 100 दिन था, इसमें 125 दिन का इनको वर्क का ये मिलेगा, गारंटी मिलेगा कि इनको इतना दिन का काम है, और इसके लिए 50,000 करोड़ जो है वो छोड़ा गया है सेंटर से। फिर कवरेज क्या है? इसमें देखिए मनरेगा पूरे पैन इंडिया के लिए है, लेकिन ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 116 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। कहा ऐसा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब में सबसे ज़्यादा जो है कि माइग्रेंट्स आए थे, और जिस वजह से इसमें लाया जा रहा है। अगर ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट है इनको सुधारा गया तो लार्जली जो हमारा जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हमारा सुधर जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। ये नीति आयोग का प्रोग्राम चल रहा है, और इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। तो वर्कर जितने भी जो आएंगे वो ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी सेंटर, नेशनल हाईवे, ये सारा कुछ का वो प्रोजेक्ट जो है, रेलवे वर्क्स, ये सारा कुछ का प्रोजेक्ट वो करेंगे। इसके अंदर 12 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है इसके अंतर्गत उसमें काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, माइंस, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, रेलवे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो 25 डिफरेंट है, और इसका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? नोडल जो इनका जो संस्था इसको कोऑर्डिनेट कनेक्टिविटी करवाएगा वो दो संस्था है, जैसे एक कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र। कॉमन सर्विस सेंटर कृषि
विज्ञान केंद्र हमने कुछ पहले डिस्कस किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में क्या होता है, बेसिकली ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत में, एनईजीपी के तहत में इस चीज़ को लाया गया था। ये जैसे गांव में एक, फॉर एग्जांपल, मतलब ये आप इसको लिखिएगा मत एग्जाम में, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक साइबर कैफे, सरकारी साइबर कैफे टाइप से खोल देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ यही नहीं होता है कि जाके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या मोबाइल रिचार्ज करवा लीजिए या फिर डीटीएच रिचार्ज करवा लीजिए। वहाँ पानी का, बिजली का, वो सब का भी जो पेमेंट है, गांव के लोग उतने शिक्षित नहीं होते हैं, मोबाइल उतना नहीं चला पाते हैं, तो वो अगर वहाँ जाएंगे तो वो सरकारी आदमी वहाँ बैठा होता है और वो उसको वहाँ पे, या फिर प्राइवेट लोग भी आजकल टेंडर लेकर के खोल देते हैं, तो वहाँ पे वो जा कर के वो सारा कुछ अपना काम जो है कि वो करवा सकते हैं वहाँ से। तो ये 2006 में, मई 2006 में अप्रूव किया गया था, और नेशनल, पूरे नेशन में जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसके अंतर्गत इसको लाया गया। और कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग और ये सब सारा कुछ के अंतर्गत जो है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ पे सारा कुछ होता है। और नेशनल, ये भी गांव-गांव में, बहुत सारे गांव में जो है कि इंडिया में फैला हुआ है। ये इसलिए फैला हुआ है क्योंकि जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड और ये सब सारा कुछ जो है प्रावधान, जितने भी जो किसान के लिए जो भी चीज़ नया-नया अगर उनके लिए कुछ आता है, इनोवेशन अगर होता है या फिर कुछ अगर नया सिखान स्किल डेवलपमेंट करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, तो वो सब चीज़ जो है यहाँ से किसान किसान विज्ञान केंद्र के थ्रू उनको वहाँ गाँव में डिलीवर किया जाता है। और ये टोटल आप देखिए इंडिया में, ये एक पार्ट है सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च का, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है इंडिया का। हम लोग बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में अभी वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग ट्रेनिंग देते भी हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते भी हैं, इसराइल से हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं किस प्रकार से एफिशिएंटली वाटर को हम लोग यूज़ कर पाएँ और एग्रीकल्चर को बढ़ा पाएँ, और हम लोग वो चीज़ को जाके अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये सब सारे कंट्रीज को देते भी हैं। चलिए, तो फिर हम लोग आर्टिकल के ऊपर आते हैं, यूटिलाइजिंग मनरेगा टू फुलेस्ट कैपेसिटी। आपको मनरेगा और किसान रोजगार अभियान के जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको याद रखना है। इस पूरे एडिटोरियल में आपको उसके ही कंपैरिजन में पूरा एडिटोरियल जाएगा। तो ये राइटर है वो कहते हैं कि मनरेगा का अभी इतना अच्छा हमने देखा एग्जाम्पल कि कैसे वो लाइफ लाइन बन करके उभरा है वर्किंग पुअर्स के लिए। क्योंकि एक बार जब वो अभी प्रूफ हो गया, कि फिर से एक बार अभी प्रूफ हो गया लॉकडाउन के दौरान, कि ये मनरेगा को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दिन पहले ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट के अंदर इसकी घिघी उड़ाई थी कि मनरेगा इज द मोस्ट, मतलब सबसे हास्यास्पद एक स्कीम है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो अप्रैल और मई के पार्ट में मनरेगा में ऐसा देखा गया कि ह्यूज सर्ज लाया गया। अप्रैल 20 को, जैसे अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था आपका 20 मई को, मार्च को, फिर उसके बाद 20 अप्रैल से जो है लॉकडाउन खोल के रोड कंस्ट्रक्शन, मनरेगा, ये सब सारा कुछ को ऑन कर दिया गया था नेशन वाइड। तो उस दौरान जो है मनरेगा के जो वर्कर्स शुरू हुए हैं, मतलब इतने सारे वर्कर्स आए कि पिछले मतलब अप्रैल में देखा गया कि 30 लाख, और मतलब बहुत सारे स्टेट में 30 लाख था, और मतलब और नेशनल लेवल पे आप देखो तो 95 लाख ही सिर्फ खाली वर्कर जो है मनरेगा में काम किए थे। लेकिन वहीं मई में देखिए कि कहाँ 95 लाख और कहाँ 3 करोड़ 5 लाख लोग एनरोल करवाए अपने आप को, और करीब करीब थर्ड वीक ऑफ जून तक 2.84 करोड़ लोग जो हैं उसमें काम कर रहे थे। तो 23 दिन अगर एक आदमी को भी अगर मिलता है एट एन एवरेज 23 दिन, और उसमें कुछ दिन वो आते थे, कुछ दिन नहीं आते थे, उठ तो फिर एक एवरेज निकाला गया आपको किसी संस्था के द्वारा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि 200 रुपये रोज मिलता था, और 23 दिन एट एन एवरेज काम हुआ था। उसमें कोई लोग गया, कोई लोग नहीं गया, तो जितने लोग वहाँ पे काम किए, जितने भी इनरोल थे, वो करीब करीब 1500 रुपये महीना तो कमाए ही थे इसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। तो इतना ह्यूज पोटेंशियल है आपका मनरेगा का। सरकार भी जो है वो 38,000 करोड़ जो रिलीज की थी, जिसमें कि 70,000 रुपया तो मनरेगा में ही खप गया सारे सब में। और उसके बाद जो रिटर्न जो हुए हैं, जो माइग्रेंट जो दूसरे दूसरे जगह से सब लोग आए हैं, तो अभी और भी हो सकता है कि ये जब तक क्वारंटाइन खत्म नहीं होता, जब तक वापस लोग जाते नहीं हैं, तब तक ये और भी ज़्यादा इसमें पैसे लगेंगे। तो 8,000 करोड़ इनको ऐसा लगता है कि अभी ये तो कम पड़ेगा, थोड़ा सा और जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बिना डिले किए छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स जो हमारे अभी देखने आ रहा है, सबसे पहला बात कि बहुत सारे लोगों को वहाँ वर्क लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको वर्क मिल नहीं रहा है। और उससे भी बड़ा बात कि उनको वर्क तो लेने जा रहे हैं, वर्क मिल नहीं रहा है, और ऊपर से पहले ऐसा उनको लीगल प्रोविज़न है मनरेगा के अंतर्गत कि अगर आपको काम नहीं मिला, तो आपको अलाउंस घर बैठे-बिठाए बिना काम किए मिलना होगा, और ये लीगल है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, चैरिटी नहीं है, ये लीगल है। उनको बताना है कि उनको मिलना ज़रूरी है, बिना मिले उसका ऐसा नहीं। तो
इसके अंतर्गत आप देखिए कि 1.82 करोड़ वर्कर्स जो हैं उनको लौटा दिया गया वापस, उनको काम नहीं मिला। और उसके बाद भी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने एक स्पीच में अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनको उनका काफ़ी प्रेज़ करते हुए कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड करवाएं, एक दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या ये स्टैटिक्स ऐसा नहीं है कि जैसे आपको एयरटेल का प्रचार आता है उसमें लिखता है कि रिचार्ज स्टार्ट फ्रॉम ₹10 और उसके नीचे बहुत छोटा सा लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड। तो उसमें ऐसा नहीं है कि रिचार्ज स्टार्ट तो 10 10 में 10 मिलेगा, या फिर उसमें कुछ कुछ कंडीशंस बहुत सारे रहते हैं, वैलिडिटी का और ये सब सारा कुछ बहुत सारा रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका सिर्फ ये कह देने से कि 1 करोड़ जो जॉब है हम लोग ये प्रोवाइड करवा दिए, क्या वो सब जॉब आपका परमानेंट था? नहीं, उसका नेचर देखिए, मैनुअल वर्किंग है, मजदूरी वाला वर्किंग है आपका, वो सब आप प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये आप नेशन वाइड में 1 करोड़ जो आप हल्ला कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? उसके बाद भी जो है यूपी में करीब करीब जितना 1 करोड़ जो वर्कर गया था, अप्लाई किया था, उसमें से वन थर्ड को तो वापस कर दिया गया, मतलब एक तिहाई उसमें से जो है वापस हो गया। तो यही सेम चीज आपका बिहार में भी हुआ, सिर्फ आपका यूपी में नहीं, बिहार में भी ऐसा हुआ कि 12 लाख वर्कर को वापस कर दिया गया। 41 लाख वर्कर वहां गए थे काम लेने के लिए, उसमें 12 लाख को वापस कर दिया गया और उनको अभी तक कंपेंसेशन भी नहीं मिला है। मतलब एक तो वापस कर दिया जा रहा है, कंपेंसेशन भी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी जो है कि अब मानसून आ गया है, मानसून में और भी इश्यूज प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आप जो है कि रोड पे काम नहीं कर सकते हो, आपको बैठारी हो जाता है। और मतलब वर्क का डिमांड तो हाई रहता है, लेकिन काम करने लायक जगह नहीं होता ना वहाँ पे। ऐसे ऐसे जगहों पे काम कर रहा था, मान लीजिए अगर कहीं गड्ढा खोद करके और वो तार बिछाया जा रहा है, जैसे कोई सा इलेक्ट्रिसिटी का या फिर आपका इंटरनेट का तार बिछाया, तो वो सारे गड्ढा में तो पानी घुस गया, तो पानी घुस गया तो उसके अंदर कैसे वो अब अपना तार लेकर के जाएंगे? वो तो नहीं लेके जा सकते ना। फिर दूसरा कि अगर कहीं नाली ही खोद रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो सब में पानी भर जाता है इतना ज़्यादा कि काम करने लायक मुश्किल। और मान लीजिए कहीं प्लास्टर ही हो रहा है, कहीं पे कुछ घर बन रहा है, तो उसमें सीमेंट डाल कर क्या है, रात को पानी आ गया तो फिर वो पूरा सीमेंट धुल गया। तो उस वजह से डिमांड होता है लेकिन फिजिबिलिटी नहीं होता है। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए इसके अलावा अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान आ गया है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान आते ही जो है कि सेंटर का जो ध्यान हो गया मनरेगा से हट करके इसके ऊपर आ गया है। दूसरी बात की आप मनरेगा से क्यों ध्यान हटा रहे हैं? आपको तो वर्ल्ड पूरे इंडिया भर में आपको सब वर्कर माइग्रेट कर करके गए हैं। छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल से ही बहुत सारे माइग्रेंट्स इधर उधर काम करते थे, वो लोग वापस अपने स्टेट में गए। लेकिन आपका जो स्टेट्स जो आपने कवर किया है उसमें बिहार है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, उड़ीसा है लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं है, झारखंड है लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं है। तो वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ को आपने क्यों छोड़ा? वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि माइग्रेंट होकर के आए हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो लोग रिवर्स माइग्रेंट से कर रहे हैं। वो उनको काम काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, तो अब वापस जा रहे हैं वो लोग जहाँ से आए वहाँ। तो ये तो आपका फिर वही बात हो गया ना, फिर वो वापस ही क्यों आए थे? आपने फिर ये चीज़ कहाँ ढिंडोरा क्यों पीटा कि माइग्रेंट्स के लिए हम लोग दे रहे हैं? अगर देना ही था तो आपको सबको देते, आप सब सब स्टेट्स के लिए देते। तो बिहार जो है उसके बाद भी, बिहार में भी इलेक्शन आने वाला है, तो बिहार में करीब करीब 50% जो है फंड वो बिहार में गया है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में। तो ये सब मतलब जो राइटर हैं वो कहते हैं कि बहुत मतलब ऐसा हाईलाइटली तो नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा कहा गया है कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन से प्रभावित होके और इसलिए ये चीज़, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान आया है, क्योंकि इनको जो नैरो इनका पॉलिटिकल पर्पस है उसको कंप्लीट करने का है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो जैसा जो प्रॉमिस कर रहे हैं वैसा कुछ वो करने वाले हैं, मतलब ऐसा ही राइटर कहते हैं। सेकंड और दूसरा वो कहते हैं कि सेम टू सेम सेम वही जो मनरेगा में जो जो काम करवाते थे हम लोग, वही सेम काम आपका गरीब कल्याण रोजगार योजना के थ्रू भी वही हो रहा है आपका। और 25 काइंड ऑफ डिफरेंट वर्क्स जो है कि मनरेगा के मतलब रोजगार, ये नया वाला रोजगार योजना जो है उसमें मिलता है, वही सारा 25 काम तो आपका मनरेगा में भी होता था। तो आप लोग किस बात का स्किल मैपिंग करवाएं? स्किल मैपिंग करवा के आप मैनुअल वर्किंग दे रहे हैं, सबको मैनुअल काम करवा रहे हैं, तो स्किल मैपिंग क्यों करवाएं? खैर हमने 2 दिन पहले एक किया था डिस्कशन, उसके अंदर था कि स्किल मैपिंग करवा के उसको नेशनल पोर्टल में डाल रहे हैं। और जैसे टेलर्स को बहुत लोग जो है कि ऑनलाइन, अगर टेलर की कोई कंपनी है तो वो टेलर को बुला, दर्जी लोग को बुला रहे हैं, अपने पास काम करवा रहे हैं। वैसे ही अगर कोई जैसे कुछ आईटी का वर्क जानता है, तो अगर आईटी का कंपनी उसी स्टेट में है तो वो उनको बुला करके अपने स्टेट में काम दे रहे हैं, उसका अलग बात है। तो ये हम लोग एडिटोरियल में ये चीज़ का नहीं लिखा है। एडिटोरियल आप समझ सकते हो कि किसी पॉलिटिकल आदमी ने लिखा है तो वो सब नहीं लिखेगा, लेकिन आपको वो चीज़ माइंड में रखना है अपने पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, आगे
एडिटोरियल में पढ़ते हैं, एडिटोरियल में कह रहे हैं कि केबल बिछाने का काम करते हैं ये लोग। तो केबल का बिछाने का काम तो आपका मनरेगा में भी होता था। तो सिर्फ ये केबल बिछाने का काम आपका यहाँ पे साफ साफ पता चलता है बिना बोले हुए कि ये आपको प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। आगे बोलते हैं वो कि 116 डिस्ट्रिक्ट है लास्ट ईयर, इस ये 116 डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 43.7 वर्क डेज का काम हुआ था, जो कि नेशनल एवरेज से 50 दिन था, उससे बहुत कम है। और शायद यही एक कारण है कि वो इस वजह से जो है कि यहाँ से जो लोग हैं उठ उठ के माइग्रेशन कर करके और दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे थे, क्योंकि इनको अपने स्टेट में अपनी जगह पे इनको मनरेगा के अंदर भी काम नहीं मिल रहा था। मतलब 43.7 डेज उनको मिल रहा है अगर काम करने को, तो उनको अपने घर में काम नहीं मिल रहा है। तो जिस वजह से आपको मनरेगा का और जो है दायरा वो बढ़ाने की जरूरत थी, ना कि आपको गरीब कल्याण योजना नया जो है वो लेकर के आने की जरूरत है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको गवर्नेंस बढ़ाने की जरूरत है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन उसमें और टाइट करने की जरूरत नहीं कि नया स्कीम ला करके और भी इसको जो है कि खत्म कर दे। दूसरा कि ये जो जितने भी आपके 116 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में वही सब डिस्ट्रिक्ट चूज किया गया है जहाँ पे 25,000 से ज़्यादा जो है कि वर्कर अवेलेबल हैं। तो 25,000 वर्कर अवेलेबल हैं, जिसका मतलब कि अगर देखिए प्रेफरेंस हमेशा मेल को ही दिया जाता है कहीं पे भी अगर काम के, तो मतलब और ये सब जो डिस्ट्रिक्ट जो थे ना 116 वाले, इसमें पिछले साल देखा गया कि जो इनरोल जो लोग थे काम करने में उसमें 53.5% महिलाएं थी। तो अगर यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो उतने सारे लोग अगर आएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, तो वहाँ पे महिलाएं भी आएंगी और जेंट्स भी आएंगे। तो जेंट्स सबको रख लिया जाएगा एक लेवल तक ही, तो जितना काम दे पाएंगे उतना ही तक तो लोग तो मतलब रख पाएंगे ना सरकार। क्योंकि अब काम ही नहीं होगा तो भाई लोग करेगा क्या। तो उसमें और जो काम करवाएगा वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेल है और फीमेल खड़ा है वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेल को लेकर के जाएगा। क्योंकि ऐसा भी कंप्लेन आता है, मतलब ये एक डाउनफॉल है, आपको आगे जो माइंड मैप दिया मैंने उस पर लिखा होगा कि जो जो प्रॉब्लम है मनरेगा के साथ कि इसमें जो भी काम करवाया जाता है वो क्वालिटी काम नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए कि स्किल्ड लेबर्स उसमें काम नहीं करते ना, गाँव के लोग काम करते हैं उसके अंदर। तो उस वजह से स्किल उतना प्रॉब्लम नहीं है। एक मिस्त्री खड़ा रहेगा, वो खाली इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके लगाना है। अगर दीवार भी खड़ा कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट दीवार नहीं होती है, मतलब प्रॉपर जैसे जो जो प्रॉपर स्किल लेबर जैसे स्ट्रेट खड़ा करते हैं ना, वैसे स्ट्रेट नहीं खड़ा करते, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा करके खड़ा करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी जो है कि थोड़ा बहुत जितना वो लोग अपने तरफ से बन पड़े वो लोग अपने तरफ से जो है कि क्वालिटी लेबर उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अक्सर जो है कि वुमेन्स जो है वो सफल हो जाती हैं। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहते हैं कि मनरेगा बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हो जाना चाहिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत की वजह से। दूसरा, क्योंकि मनरेगा का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, और जितने भी जो सफ़र कर रहे हैं आपके रूरल इंडिया में लोग, तो वो मनरेगा के वजह से थोड़े से अभी कैपेसिटी उनकी हो रही है कि वो कमा खा सक रहे हैं। तो अब मनरेगा बिल्कुल भी आपको ख़त्म नहीं करना है। दूसरा बात ये कि रिमूवल आपको ये चीज़ ख़त्म होना है कि जैसे अभी अभी एक चीज़ है ना अभी रूल की, एक हाउस होल्ड से एक ही आदमी काम कर सकता है। तो ये वाला जो प्रोविज़न है आपको हटाना है। दूसरा कि 100 दिन का जो कैपिंग है कि आपको 100 दिन का रोज़गार आपको मनरेगा के तहत मिलेगा, उसको हटा करके आप 200 दिन कर दीजिए। आपको नया रोज़गार का ज़रूरत ही नहीं है, नया योजना का। फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है वो जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो आप देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप नहीं दे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं लोगों को जब काम, तो आप उसको जो लीगल राइट है उनका वो तो प्रोवाइड करवाएंगे ना भाई, उतना तो कम से कम आप करवाइए। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि फंड जितना है इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि 50% फंड जो है बिहार को मिला था और भी बहुत सारे स्टेट को, ऑब्वियसली वो लोग सफ़र किए होंगे, तो उनके पास जो फंड है इमरजेंसी बेसिस पे उनके पास पहुंचाया जाए। और ऐसा ना हो कि आज काम करवा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा उनको और आगे उनको बढ़ाया जा रहा है। अभी जितने बच गए हैं हमारे पार्ट्स वो सब मैं अभी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में डाल कर देता हूँ, प्लीज़ उसको देखिए।